नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। 7 का समीकरण शुरू करते हैं और वजह यह है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, यह सवाल रोज बड़ा हो रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो ही चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर के साथ चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको बताने जा रहा है। किसकी कैसी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, किसने मौके पर चौका मारा, किसने वार पलटवार किया, वो सब आपको हम बताएंगे। चुनाव से जुड़ी कोई खबर नहीं छूटेगी, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। सात का समीकरण में सबसे पहले बात आज यूपी में हुई चुनावी हलचलों की। किस नेता ने कहां रैली की, कौन से नेता ने कहां जनसभा की, देखते हैं रिपोर्ट में आज हुई चुनावी रैलियों की पूरी खबर। रविवार का दिन होने के बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश में दो बड़े नेताओं अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की रैलियों और जनसभाओं से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ था। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा को लेकर हरदोई पहुंचे, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में थी, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपनी समाजवादी विजय यात्रा के साथ हरदोई पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार के केवल 2 काम हैं, पहला नाम बदलना, दूसरा शौचालय बनवाना। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव लगातार सपा से गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिस पर चुप्पी साधे रहने वाले अखिलेश यादव आज इस मुद्दे पर जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिवपाल जी को सम्मान दिया जाएगा। वहीं आज अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक जैसी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ये आईना किसको दिखा रही है? अगर ईडी चल रही है, सीबीआई चल रही है फिर नेताजी पर, हम पर या देश के तमाम नेताओं पर, वो कांग्रेस की देन है। जितने भी ईडी सीबीआई अगर चल रही तो कांग्रेस ने किया है। अगर हम पे सीबीआई किसने की, हमारे ऊपर किसने जांच के बैठाई? कांग्रेस ने बैठाई। वो कितने साल से जांच चल रही है नेताजी और हमारे परिवार की? तो कांग्रेस ये न भूले, सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस की रही है। उसी कांग्रेस के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैंने कहा कई मौकों पर और फिर मैं कहता हूं आपके सामने, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। सर, शिवपाल जी का कब तक जो है ये बार बार सवाल आता है? उनका पूरा सम्मान होगा। पूरा सम्मान होगा? कब तक सर सम्मान? बहुत जल्दी सम्मान होगा। कांग्रेस महासचिव और यूपी चुनाव प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने आज सीएम योगी के गढ़ में चुनावी ताल ठोकी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली की। इतना ही नहीं, रैली में प्रियंका ने प्रतिज्ञाएं ली और साथ ही भाजपा पर बेहद तीखा सियासी हमला उन्होंने बोला है। आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन उस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। अपने यूपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को प्रदेश में अपराध और क्राइम कंट्रोल पर एक बयान दिया था, लेकिन अमित शाह के उसी बयान पर अब कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार कर दिया है। आज गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिज्ञा रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दूरबीन वाले बयान का जवाब देते हुए तीखा पलटवार किया। प्रियंका ने कहा कि अमित शाह को चश्मा लगाकर अपने मंच पर अपराधी को देख लेना चाहिए था। क्या कहा प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, क्या बयान दिया है, सुनिए। जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं
कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई। कहे पर छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। कल अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय की उम्मीद नहीं बची है देश में। आज राष्ट्रीय लोकदल ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा तरजीह किसानों को दी गई। चौधरी जयंत सिंह ने इसे लोक संकल्प पत्र का नाम दिया, जिसमें किए गए वादे चुनाव का बड़ा दांव माने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने आज लखनऊ में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। जयंत चौधरी ने घोषणा पत्र लोक संकल्प पत्र के नाम से जारी किया, जिसमें सरकार बनने पर 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया। इसके अलावा किसानों को आलू का 1.5 गुना दाम, गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम के साथ ही 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा प्रदेश के सीनियर सिटीजन के लिए भी घोषणा पत्र में वृद्धावस्था पेंशन 3 गुना बढ़ाए जाने की बात कही गई। साथ ही सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कही गई। 2022 में 22 संकल्प। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हम जयंत चौधरी से बात करेंगे। जयंत जी, 22 में 22 संकल्प, क्या क्या खास चीजें? कई सारी चीजें हैं। किसान की, व्यापारी, नौजवान, उत्तर प्रदेश की तरक्की कैसे होगी। 1 करोड़ नौजवानों को हमें नौकरी देनी है, हमने निश्चय किया है। किसान की आय प्रधानमंत्री कहते हैं दुगनी होने वाली है 2 महीने में, जो हुई नहीं, उसके साथ उसका सम्मान होना चाहिए। इन सारे विषयों को रखा है। आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो गया जी, पिछला चुनाव भी उन्हीं के साथ लड़े थे और हमारी बातचीत जारी है। कुछ सीटों का बंटवारा, बस सीटों की बंटवारे भी बात हो रही है। बाकी कांग्रेस मेल है, अच्छे रिश्ते हैं और आगे भी कायम रहे। कांग्रेस के साथ बात चल रही है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। किसानों के मुद्दे पर जो लाइक वाइज पार्टीज हैं उस पर क्या कहेंगे? उनको शामिल करेंगे? अभी और कुछ नहीं है। तो ये है जयंत चौधरी, जिनका कहना है कि 2022 में 22 संकल्प और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आगे अगर सरकार इससे ज्यादा घोषणाएं करती है तो वो अपनी घोषणा पत्र को और बढ़ाएंगे और ज्यादा घोषणाएं करेंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। आरएलडी के घोषणा पत्र पर भाजपा ने हमला बोला। भाजपा की माने तो जो अपनी सीट नहीं जीत सकते, उनके चुनावी घोषणा पत्र का कोई मोल नहीं। हर राजनीतिक दल का यह अधिकार है और दायित्व भी कि वो जब भी चुनाव में जाए तो चुनाव में जनता के साथ क्या करेगा, अपनी सरकार बनेगी तो कैसे सरकार चलाएगा, इस बात के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या चुनावी वादा करने का अधिकार है। लेकिन वो राजनीतिक दल, जिन राजनीतिक दलों की हैसियत नहीं है कि आज वो उत्तर प्रदेश में दर्जन भर सीटें जीत सकते हो, अपनी स्वयं की सीट जितना मुश्किल हो गया है, ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल कोई भी घोषणा पत्र जारी करे, इस घोषणा पत्र का कोई मोल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने बाकी रह गए। इससे पहले हर नेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र की जनता के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने में जुट गया है। इसी कड़ी में आज सपा के विधायक ने मौके पर चौका लगा दिया। अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के लिए वो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गौरीगंज विधानसभा के कई लोग मौजूद थे। दरअसल सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का आरोप है कि वो पिछले 3 साल से अपने विधानसभा की 2 सड़कें बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक सुल्तानपुर, एक और अयोध्या जाती है, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जिसके बाद इसी साल 23 फरवरी को जब ये मामला सदन में उठाया तो 25 को सरकार से जवाब मिला कि 3 महीने के अंदर इन सड़कों को बनवा देंगे। लेकिन अक्टूबर भी खत्म होने को है और अब तक इन सड़कों पर एक गिट्टी तक नहीं गिरी।
राकेश सिंह का कहना है कि जिस सदन में सरकार गलत जानकारी दे रही है, झूठ बोल रही है, उसका सदस्य बने रहने का औचित्य नहीं। उनके इस्तीफे पर क्या कहा हृदय नारायण दीक्षित ने, वही सुनवाते हैं। और लगातार ये विधानसभा में और बाहर भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करते रहते हैं। तो ये त्यागपत्र, इनके मन में कोई भावना आई होगी, कुछ लिखा भी है इन्होंने, कुछ बताया भी है। तो उस भावना के आधार पर त्यागपत्र जहाँ से ये चुनकर आए हैं, वहाँ की आदरणीय जनता के साथ कष्ट होगा। हम इनसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करें। यूपी में चुनावी जंग को जीतने के लिए सभी दल जातिगत समीकरण साधने में जुटे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी में जीत हासिल करने के लिए सिर्फ एक एजेंडे के साथ मैदान में उतरे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगे। इसी सिलसिले में ओवैसी ने सहारनपुर में जनसभा की, जहां पर वो अपने ही अंदाज में अपने विरोधियों पर सियासी तीर छोड़ते दिखे। ओवैसी ने कहा कि देश की संसद में मुसलमानों की बात कहने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब की बार मुसलमान इस बार अपना चेहरा यादवों को नहीं बनाएंगे। ओवैसी ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने सहारनपुर के मुसलमानों के लिए भी कोई काम नहीं किया, बस सियासत के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर विरोधी दलों पर मुस्लिमों की अनदेखी लोग कर रहे हैं। अगर किसी के बच्चों को स्कूल नहीं है तो मुसलमान है, अगर किसी के बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर है वो मुसलमान है, अगर किसी के नौजवान बच्चे ग्रेजुएट कम है वो मुसलमान है, अगर किसी को पुलिस झूठे एनकाउंटर में मार किए तो मुसलमान है, किसी को दहशतगर्दी के नाम पर बदनाम किया जाता है तो मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, इन बातों पर आपको गौर करके एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। उधर समाजवादी पार्टी की किसान पटेल नौजवान यात्रा का प्रयागराज में समापन हुआ। इस मौके पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के अलावा कई सपा नेता मौजूद रहे। इस समापन समारोह में समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि कई स्थानीय नेताओं को सपा की सदस्यता दिलाई। दोनों सरकारें झूठ बोल रही हैं। मोदी जी योगी जी की तारीफ करते हैं, योगी जी मोदी जी की तारीफ करते हैं, लेकिन जनता की बात को नहीं सुन रहे हैं और ये दंभ में है, अहंकार में है और ये चाहे सोच रहे हैं कि हम कभी हटेंगे नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में जनता ने बड़ी बड़ी जितनी ताकतें थी उनको भी हटाने का काम किया है। 2022 में जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटा देगी। बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर हरदोई से। अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया है। पटेल, गांधी और जिन्ना की विचारधारा एक है, उन्होंने कहा कि सभी महापुरुषों ने देश को आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने हरदोई की जनसभा में जिन्ना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जिन्ना पटेल की सोच एक जैसी थी, गांधी, जिन्ना और पटेल एक तरीके का सोचते थे। तो ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया है। पटेल, गांधी और जिन्ना की विचारधारा एक थी, ये बयान अखिलेश यादव ने दिया है। उन्होंने कहा कि सभी महापुरुषों ने देश को आजादी दिलाई। हरदोई की जनसभा में अखिलेश ने जिन्ना को लेकर क्या कहा, सुनिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तो सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन्ना ने संघर्ष किया और अखिलेश यादव शायद ये भूल गए कि भारत के विभाजन का कौन जिम्मेदार सबसे बड़ा माना जाता है। रंजीत हमारे साथ जुड़े। रंजीत, ये जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है, खासतौर से आजादी के नायकों में जो जिन्ना का जिक्र किया है, अब किस तरीके का रिएक्शन है वहां पर जनता का और सियासी दलों का, सियासी लोगों का? जी, ये आज हरदोई के माधवगंज में एक प्राइवेट स्कूल है, उसमें इनके अखिलेश यादव की जनसभा थी और उसमें बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि जिन्ना और नेहरू और सरदार पटेल और गांधी जी जिस एक ही संस्थान से पढ़े हैं और वहां से बैरिस्टर बन करके वापस आए हैं
और आज़ादी में इनका अहम रोल भी रहा है। तो इसको लेकर के जनमानस में तो बहुत अच्छा रुझान नहीं है, लेकिन जिन्ना प्रेम जरूर अखिलेश यादव का सामने आया है लोगों के। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।